आज स्टूडेंट्स हम लोग स्टडी करेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स। क्या है हाइड्रोस्टैटिक्स? तो पहली चीज तो आप समझ लीजिएगा, डिफरेंट सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। क्या बेसिक डिफरेंस है इन तीनों में? सॉलिड हैज a definite shape and definite volume। सॉलिड के पास फिक्स शेप भी होता है और एक फिक्स वॉल्यूम। लिक्विड लिक्विड के पास में डेफिनेट शेप नहीं होता है लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होता है। जिस कंटेनर में आप लेते हैं उसी का शेप ले लेता है, वो हो गया लिक्विड। और गैसेस, तो गैसेस के पास ना तो कोई डेफिनेट शेप होता है और ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम। जिस कंटेनर में आप लेते हैं उस कंटेनर के वॉल्यूम को ही अपन गैस का वॉल्यूम बोलते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस। अब अपन बात करते हैं फ्लूइड्स। तो आप फ्लूइड्स किसे कहेंगे? सब्सटेंस विच कैन फ्लो। ऐसा सब्सटेंस जो फ्लो हो सकता है उसको अपन बोलते हैं फ्लूइड। तो फ्लो कौन करता है? लिक्विड भी, गैसेस भी। इसलिए बच्चों लिक्विड और गैसेस दोनों को अपन फ्लूइड मानते हैं। नेक्स्ट अपन को बात करना चाहिए, जब the branch of physics in which we study about the fluid which is in stationary is called hydrostatics, and the branch of physics in which we study about the fluid when the fluid is in flowing state, that branch of physics is called hydrodynamics। जब फ्लूइड रेस्ट में होता है और उसके बारे में स्टडी करते हैं तो फिजिक्स की ऐसी ब्रांच को अपन बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। लेकिन जब फ्लूइड फ्लो करता रहता है और उसके बारे में स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं हाइड्रोडायनामिक्स। तो अब अपन देख रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। यदि हाइड्रोस्टैटिक्स बोला तो सबसे पहले अपन को डिस्कस करना चाहिए फ्लूइड प्रेशर के बारे में। तो बच्चों जिस कंटेनर में आप फ्लूइड लेते हैं, हमेशा फ्लूइड उस कंटेनर की वॉल्स पर परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है। इसी फोर्स को तो हम थ्रस्ट बोलते हैं। और ये जो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, इस क्वांटिटी को अपन बोलते हैं प्रेशर। तो व्हाट इज फ्लूइड प्रेशर? द फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स ऑन पर यूनिट एरिया ऑफ ए वॉल ऑफ ए कंटेनर इज कॉल्ड फ्लूइड प्रेशर। फ्लूइड प्रेशर इट इज डिनोटेड बाय P। Thus P is equal to F upon A। तो प्रेशर P is equal to F upon A। प्रेशर is equal to फोर्स अपॉन एरिया। यदि ये कंटेनर है और इसकी ये जो वॉल है, इसका एरिया सपोज A है और इस पर जब हमने फ्लूइड लिया और फ्लूइड जो है वो मान लीजिए कितना फोर्स लगा रहा है? F। तो A एरिया पर F, तो यूनिट एरिया पर F अपॉन A। ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, पर ये फोर्स है कंप्लीट एरिया पर और ये फोर्स है ऑन यूनिट एरिया। तो एक प्रेशर का फॉर्मूला P = F अपॉन A क्यों होता है, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। बट प्रेशर = फोर्स अपॉन एरिया। सेकंड बच्चों, ये प्रेशर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है ना। आपने कंटेनर में लिया फ्लूइड को तो ये फ्लूइड सभी डायरेक्शन में प्रेशर लगाता है। फिर डायमेंशनल फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P। तो फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का क्या होता है बच्चों? mLT - 2। एरिया का क्या होता है? L², 1 L कैंसिल, M L - 1 T - 2। Next, fourth unit in CGS system। तो फॉर्मूले के बेसिस पर देखो, डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
dynes per centimeter square, and in SI system Newton per meter square, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को बोलते हैं बच्चों पास्कल, पास्कल। और इसीलिए 1 पास्कल इज इक्वल टू होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो पास्कल सही मायने में प्रेशर की क्या है, एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट। अब नेक्स्ट बच्चों मुझे जो आपको समझाना चाहिए वो है पास्कल्स लॉ। Pascal's law. What is Pascal's law? According to Pascal's law, the pressure of a liquid or fluid, the pressure of a confined liquid is equally transmitted in all direction. According to Pascal's law, the pressure of a confined liquid, it is equally transmitted in all direction. ये confined liquid का मतलब क्या होता है, closed liquid। तो मान लीजिए सपोज जैसे ये हम बात करें, इस तरीके से मान लीजिए हमने कोई कंटेनर लिया है और इस कंटेनर में हमने यहाँ पर वॉशर लगा दिया है ना, पिस्टन बोल सकते हैं, वॉशर पूरा एयर टाइट है और इसके अंदर हमने लिक्विड लिया है। यहाँ पर हमने सेम क्रॉस सेक्शन एरिया की ट्यूब जो है वो इंसर्ट की है इस कंटेनर में। जब आप यहां से प्रेशर अप्लाई करेंगे P, तो यहां से वाटर निकलेगा, इसमें से भी निकलेगा, इसमें से भी निकलेगा। ये जो तीनों ट्यूब्स हैं, टेस्ट ट्यूब टाइप आप कह सकते हो, तो इनसे आपको प्रैक्टिकली देखने मिलेगा जो लिक्विड जाएगा वो सेम हाइट तक जाएगा, वाटर जाएगा वो सेम हाइट तक जाएगा। अब सेम हाइट तक जाने का मतलब क्या हुआ, फोर्स इक्वल लगा, इसका मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स अपॉन एरिया तीनों पर इक्वल है। तो मान लीजिए यहाँ पर P1, तो ये भी P1 और ये भी P1, मतलब ये टोटल P इज इक्वल टू P1 प्लस P1 प्लस P1, या कह सकते हो P इज इक्वल टू प्राइस ऑफ P1 या P/3 इज इक्वल टू ऑफ P1। जो टोटल प्रेशर था वो इन तीनों में इक्वली ट्रांसमिट हो गया। यही पास्कल्स लॉ है। According to Pascal's law, in a confined liquid, pressure of a liquid is equally transmitted in all direction. अच्छा, इसको अपन प्रूफ भी कर सकते हैं। तो प्रूफ करने के लिए आप इमेजिन कीजिए एक कंटेनर जिसके अंदर लिक्विड है या वाटर है। अब आपने कंटेनर में यदि लिक्विड लिया है तो डेफिनेटली ये लिक्विड स्टेशनरी है, फ्लो नहीं कर रहा। तो इसी में इमेजिन कीजिए एक ऐसा इसी लिक्विड का बना हुआ सिलेंडर, सेम लिक्विड का बना हुआ सिलेंडर। इमेजिन कीजिए, इमेजिन तो हम कर सकते हैं। तो यदि आपने कंटेनर में लिक्विड लिया है तो इसी लिक्विड का बना हुआ एक सिलेंडर इमेजिन कीजिए। जब लिक्विड फ्लो नहीं कर रहा तो सिलेंडर भी फ्लो नहीं करेगा। अब इस सिलेंडर के इस सरफेस पर और इस सरफेस का एरिया कैसा दिख रहा है, सेम। यहां से मान लीजिए सपोज फोर्स लग रहा है F1 और यहां से फोर्स लग रहा है F2। हमको मालूम है इस सरफेस का एरिया कितना है, A, तो यही एरिया इसका भी होगा। तो ये सिलेंडर ले रहे हैं हम, यदि इस सरफेस पर हम सोच रहे हैं एरिया A, तो यहाँ का भी A, और चूंकि लिक्विड फ्लो नहीं करा तो सिलेंडर भी फ्लो नहीं करेगा। सिलेंडर फ्लो नहीं करा तो अपन क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम में है। और कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होती है, इन इक्विलिब्रियम। इन इक्विलिब्रियम
कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होती है? जब उस पर फोर्स लगे इक्वल मैग्नीट्यूड के और एक दूसरे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब F1 इज इक्वल टू F2 होना चाहिए, है ना। और यहां पर हमको मालूम है प्रेशर P इज इक्वल टू F अपॉन A, इसका मतलब F इज इक्वल टू P इंटू A। तो अब इस फर्स्ट सरफेस पर प्रेशर सपोज P1, यहां पर प्रेशर सपोज P2, तो F1 की जगह हम लिख सकते हैं P1 इंटू A, F2 की जगह हम लोग लिख सकते हैं P2 इंटू ऑफ A। A कैंसिल मींस P1 इज इक्वल टू P2। मतलब हम बोल सकते हैं कि कोई क्लोज्ड लिक्विड है, किसी कंटेनर में क्लोज लिक्विड है, तो उसका प्रेशर जो रहता है वो इक्वल रहता है इन ऑल डायरेक्शन। दिस इज पास्कल्स लॉ। अब बच्चों इसी पर बेस्ड है हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट, यह हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होती है इसका जनरली यूज ऑटोमोबाइल्स वगैरह में करते हैं हैवी लोड को लिफ्ट अप करने के लिए। ये पास्कल्स लॉ पर बेस्ड है, इस पर वर्क करती है। इसमें हम इस तरीके से टैंक लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म सेक्शन का, ऐसा टैंक लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म सेक्शन का। इस टैंक की जो एक्स ट्यूब है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम रहता है और इस ट्यूब का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा रहता है। तो इसका मतलब यहां पर इसको ऐसा ले लें, इसको यहां पर ले लें, ये एक्स ट्यूब है, ये वाई ट्यूब है। अब बच्चों ये जो ज्यादा क्रॉस सेक्शन रहता है यहाँ पर हम लोग हैवी लोड रखते हैं, जैसे कार वगैरह को ऊपर ले जाना है ना तो उसको रख देते हैं, उसको यहाँ पर चढ़ा देते हैं कार, और यहां से हम लोग जो है प्रेशर लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं F1। बदले में हमको यहाँ क्या मिलता है? फोर्स मिलता है F2, क्योंकि अंदर क्या है? लिक्विड है। जनरली वाटर फिल किया जाता है, वाटर फिल किया जाता है। तो इस पिस्टन पर हम फोर्स लगाते हैं, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है उस पर हम फोर्स लगाते हैं, और ये फोर्स बदलकर हमको कहां मिलता है? ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया पर, जहां पर हैवी लोड रखा हुआ है। अब हमको मालूम है बाय पास्कल्स लॉ, बाय पास्कल्स लॉ, क्लोज कंटेनर है, कंफाइंड लिक्विड है, तो P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P2 हो जाएगा। भाई कंफाइंड लिक्विड है ना, तो हम लोग बोल रहे हैं कंफाइंड लिक्विड में क्या होता है? P1 इज इक्वल टू P2 होता है। इसका मतलब P1 क्या हुआ? F1 अपॉन A1, ये हो जाएगा F2 बाय A2। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, कहां पर फोर्स अपॉन एरिया? सेक्शन 1 पर। F1 फोर्स ऑन पिस्टन 1, A1 एरिया ऑफ सेक्शन 1, तो ये हो जाएगा। अब आपको क्लियर है F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और एकदम क्लियर दिख रहा है आपको कि यहां सेक्शन 2 का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, A2 जो है वो ग्रेटर है A1 से, या इसका उल्टा बोलो चलो, A1 जो है वो लेस है A2 से। सेक्शन 1 का एरिया कम है, सेक्शन 2 का एरिया ज्यादा है, मतलब राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर जो है वो लेस है और डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर है। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐसे होगा, F1 जो है वो कम होगा और F2 ज्यादा होगा। मतलब हम यहाँ पर कम फोर्स लगाएंगे और बदले में हमको क्या मिलेगा? ज्यादा फोर्स मिलेगा। तो हैवी लोड को हम क्या कर सकते हैं? लिफ्ट अप कर सकते हैं। तो ये जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है ये पास्कल्स लॉ पर वर्क करती है, राइट?
मैं थोड़ा रुक जाता हूँ, साइड में हट जाता हूँ, ताकि आप लोग यदि कुछ नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया, पास्कल्स लॉ पर हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क करती है, इसी तरीके से हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो होते हैं ये भी पास्कल्स लॉ पर ही वर्क करते हैं। इसमें कार वगैरह में तुमने देखा होगा, ब्रेक जो रहता है ये पैडल होता है, इसके साथ में एक रॉड लगी रहती है, अंदर एक छोटा छोटा सा टैंक रहता है, छोटा यहाँ वॉशर रहता है, इसके अंदर ऑयल जो रहता है वो भरा रहता है, वाटर की जगह ऑयल ले लेते हैं। इसका कनेक्शन यहाँ होता है एक और पिस्टन से, इस पिस्टन की रॉड से यहाँ पर इस तरीके से क्लिप्स लगे रहते हैं और इसी पर रहते हैं ब्रेक शूज। ये दोनों कनेक्ट रहते हैं स्प्रिंग से। जब हम यहाँ से प्रेस करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो प्रेशर होता है, यही प्रेशर ट्रांसमिट होता है यहाँ पर, और इस साइड ये प्रेशर इक्वल ट्रांसमिट हो जाता है। तो इस प्रेशर की वजह से पिस्टन इस ब्रेक शूज को आगे दबाता है, यहाँ पर लेफ्ट साइड पर ये दोनों इस तरीके से एक्सपांड करते हैं और ये ब्रेक शूज जो है इस व्हील को जो है जैम कर देते हैं। तो यदि व्हीकल चल रहा है, उसमें व्हील चल रहा है और यदि ब्रेक लगाना है तो ब्रेक लगाने के लिए हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो यूज किए जाते हैं वो भी पास्कल्स लॉ पर ही वर्क करते हैं। नेक्स्ट बच्चों, हमको देखना चाहिए इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर। Effect of gravity on fluid pressure. नेक्स्ट है टॉपिक बच्चों, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर। तो जैसा मैंने अभी समझाया था, यदि फिर से हम एक टैंक ले लें, उसमें वाटर लें या लिक्विड लें और इसी लिक्विड का बना हुआ एक सिलेंडर इमेजिन करें। सिलेंडर यदि हम इमेजिन करें तो चूंकि लिक्विड फ्लो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब सिलेंडर भी मूव नहीं करेगा। अब इस फेस पर यहां पर जो प्रेशर है वो सपोज P1, यहां जो प्रेशर है वो सपोज P2। इस सिलेंडर की जो हाइट है वो h, ये सिलेंडर इसी लिक्विड का बना हुआ है और इस लिक्विड की डेंसिटी D। इस प्रेशर P1 की वजह से यहां फोर्स है F1, इस प्रेशर की वजह से यहां फोर्स है F2। इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया सपोज A। तो बच्चों यहां पर हमको मालूम है सिलेंडर जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, मूव नहीं कर रहा। कोई भी बॉडी जब इक्विलिब्रियम में होती है, मूव नहीं करती है, तो इसका मतलब उस पर नेट फोर्स 0 होता है। तो यदि हम यहां पर बात करें तो यदि हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को, यदि मान लीजिए मैं बोलता हूं A और इसको मैं बोल, या इस पर्टिकुलर पॉइंट को X और इसको Y, तो Y पॉइंट पर बात करें एट Y, तो इस Y पॉइंट पर डाउनवर्ड फोर्स कितना है F1
प्लस वेट ऑफ सिलेंडर, क्योंकि टॉप फेस से फोर्स लग रहा है F1 प्लस इस सिलेंडर का वेट भी डाउनवर्ड होगा। ये दोनों फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है? अपवर्ड फोर्स F2, तो इसके इज इक्वल टू ऑफ F2। अब ये फोर्स F1 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, तो P1 इंटू ऑफ A, सिलेंडर का वेट सपोज mg, और F2 फोर्स को आप कितना बोलोगे? तो नो डाउट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। अब बच्चों डेंसिटी, इस लिक्विड की डेंसिटी मैंने बोला D, तो इसी लिक्विड का बना हुआ ये सिलेंडर है, इसका भी डेंसिटी D होगी, इसका मास हम m बोल रहे हैं, और सपोज इसका वॉल्यूम कितना है V, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा? तो इसका एरिया A इंटू H, तो आप मास इज इक्वल टू डेंसिटी, वॉल्यूम के लिए क्या लिख सकते हैं? एरिया इंटू हाइट, A इंटू H। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो P1 इंटू A प्लस मास लेके D इंटू A इंटू H इंटू ऑफ G इज इक्वल टू P2 इंटू ऑफ A। डेफिनेटली A कॉमन निकलेगा, कैंसिल हो गया, फाइनली हमको मिला P1 प्लस H dg, H को मैंने पहले लिख दिया H dg इज इक्वल टू ऑफ P2, या P2 इज इक्वल टू P1 प्लस H into D into G. What is P1? Pressure at section X. And what is P2? Pressure at section Y. तो मतलब H डेप्थ पर यहां प्रेशर P1 था, तो H डेप्थ पर प्रेशर कितना हो गया? P1 तो है ही, प्लस H into D into G और हो गया, मतलब डेप्थ में जाने पर प्रेशर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो बच्चों रिवर वाटर क्या है? फ्लोइंग वाटर। रिवर फ्लो करती है माउंटेन से सी की तरफ, लेकिन सी क्या है? स्टेशनरी वाटर, क्योंकि वो ऑलरेडी लो लेवल पर है। वाटर हमेशा कहां से कहां फ्लो करता है? हाई लेवल टू लो लेवल। तो इसलिए सी वाटर जो है वो कैसा वाटर है? स्टेशनरी। जो उसमें आपको वेव्स दिखाई देती है फ्लो होते हुए, वो एनर्जी है एक्चुअली में, पर सही मायने में सी वाटर स्टेशनरी वाटर है। यदि वेल वाटर बात करें, कुएं का पानी, वो भी क्या है? स्टेशनरी। पॉन्ड का वाटर, पॉन्ड वो भी स्टेशनरी। तो उसमें यदि हम बात करें, यदि टॉप सरफेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, यहां से H1 डेप्थ पर प्रेशर कितना होगा? सपोज P1, तो इस P1 की वैल्यू होगी PA प्लस H1 इंटू D इंटू G, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस डेप्थ फ्रॉम टॉप सरफेस इंटू डेंसिटी इंटू G। यहां पर कितना होगा प्रेशर? सपोज P2, तो P2 की वैल्यू कितनी होगी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA प्लस ये डेप्थ सपोज H2, तो H2 इंटू D इंटू G। डेफिनेटली डेप्थ बढ़ती जाएगी तो प्रेशर भी क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। तो सबसे ज्यादा प्रेशर कहां होता है? जो बॉटम मोस्ट लेयर होती है उस पर होता है, बल्कि ये ऐसी लेयर मानी जाती है, मतलब सबसे ज्यादा प्रेशर कहां होगा? बॉटम मोस्ट लेयर पर होता है।
तो यदि हम थोड़ी देर के लिए मान लें चलिए कि P1 की वैल्यू 0 है, ये टॉप सरफेस पर प्रेशर नहीं है, तो आपका क्या हो गया P इज इक्वल टू, या यदि ऐसा ना बोले, इसकी जगह पर मैं ये बोल दूं कि इसी फॉर्मूले में P1 को ट्रांसफर कर दूं, तो ये रहेगा P2 माइनस P1 इज इक्वल टू H इंटू D इंटू G, मतलब प्रेशर डिफरेंस H इंटू D इंटू G, मतलब टॉप सरफेस से जो प्रेशर डिफरेंस होता है, इंक्रीज होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है H के डेप्थ के। जितना डेप्थ इंक्रीज होती जाएगी उतना प्रेशर भी इंक्रीज होता जाएगा। साथ ही साथ लिक्विड की डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है। यदि लिक्विड की डेंसिटी हाई रहेगी तो सेम डेप्थ पर प्रेशर ज्यादा रहेगा। दो डिफरेंट लिक्विड्स हैं, दो कंटेनर ले लीजिए, तो एक फर्स्ट कंटेनर में मान लीजिए लिक्विड जो है उसकी डेंसिटी कम है, सेकंड कंटेनर में जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी हाई है, तो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर यदि सेम क्रॉस सेक्शन सब कुछ है तो भी, क्रॉस सेक्शन नहीं भी है तो भी, तो जो फर्स्ट कंटेनर है जिसमें डेंसिटी कम है उसमें 10 सेंटीमीटर डेप्थ पर जितना प्रेशर होगा, सेम 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ज्यादा डेंसिटी वाले लिक्विड में प्रेशर हाई रहेगा। मतलब pressure difference it is directly proportional to depth, and pressure difference it is directly proportional to density of a liquid. तो बच्चों ये है इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर। ये फॉर्मूला आपका यूज होता है P2 is equal to P1 plus H into D into G। नेक्स्ट बच्चों, मुझे आपको टॉपिक समझाना चाहिए हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। If two containers containing different amount of liquids but up to same level, and if these two containers are connected by pipe, then the liquid do not flows from the container which contains more quantity of liquid to the container which contains the less amount of liquid। मतलब बच्चों यदि हम 2 टैंक्स लेते हैं, उसमें यदि डिफरेंट क्वांटिटी में डिफरेंट अमाउंट में यदि लिक्विड्स है, और ऐसे कंटेनर्स को यदि हम पाइप से कनेक्ट कर दें, क्वांटिटी नो डाउट अनइक्वल है पर लेवल सेम है। हमने लिक्विड जो है वो डिफरेंट क्वांटिटी में लिया है पर लेवल इक्वल है, और ऐसे कंटेनर्स को यदि हम पाइप से कनेक्ट करते हैं तो आपको प्रैक्टिकली देखने मिलेगा, यदि आप सोचते हैं कि ज्यादा क्वांटिटी वाले कंटेनर से कम क्वांटिटी वाले कंटेनर की तरफ लिक्विड फ्लो करेगा, तो नहीं करेगा। इसी को बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। भाई आप समझे बात को, ये जो लिक्विड है यहाँ पर यदि x बोले और इसको हम y बोले, तो जो प्रेशर यहाँ होगा वही प्रेशर यहाँ पर होगा, क्योंकि डेप्थ इक्वल है। प्रेशर जो होता है वो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सपोज PA, तो यहाँ प्रेशर कितना होगा PA प्लस H इंटू D इंटू G। H ये डेप्थ है और D डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सेम यहाँ पर भी होगा, y पॉइंट पर यहाँ पर भी प्रेशर, यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ भी प्रेशर कितना होगा PA प्लस H इंटू D इंटू G। जो प्रेशर यहाँ वही प्रेशर यहाँ। यदि यहाँ पर प्रेशर 10 पास्कल तो यहाँ भी 10 पास्कल, तो दोनों पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना हो गया 0। अब प्रेशर डिफरेंस 0 रहेगा तो नो डाउट लिक्विड फ्लो नहीं करेगा। इसी को अपन बोल रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स। मतलब मैंने आपको समझाया, इफ टू वेसल्स
containing different amount of liquids but filled to the same level are connected by a pipe. The liquid does not flow from the vessel containing more liquid to that containing less liquid. This phenomenon is called hydrostatics paradox. बच्चों नेक्स्ट मुझे जो आपको समझाना चाहिए अब वो है एटमॉस्फेयर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एटमॉस्फेयर क्या है? तो आप सबको मालूम है अर्थ के अराउंड जो पूरा एयर का ब्लैंकेट है उसी को हम लोग एटमॉस्फेयर बोल रहे हैं। द ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। आप सब जानते हैं कि एयर में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और डिफरेंट गैसेस होती हैं, इनर्ट गैसेस वगैरह सब होती हैं। तो ये सब जो है पूरा एयर जो है द ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? द फोर्स एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर on per unit area of earth surface is called atmospheric pressure। एक्चुअली में होता ये है बच्चों कि यहां पर हम बात करें ये अर्थ हो गई, अर्थ के अराउंड पूरा ये एटमॉस्फेयर है, ये लगभग अर्थ सरफेस से 300 किलोमीटर हाइट तक है। उसके ऊपर एयर नहीं है, वैक्यूम है। तो यदि हम बात करें यहाँ पर वैक्यूम की वजह से प्रेशर 0। तो फिर यदि हम यहाँ बात करें तो डेफिनेटली ये एयर कॉलम आएगा। यदि आप अर्थ पर बाहर ग्राउंड पर एक रॉड से 1 मीटर बाय 1 मीटर का स्क्वायर ड्रॉ कर दे तो ये स्क्वायर है 1 मीटर बाय 1 मीटर का, और इसके ऊपर ये पूरी जो एयर रहेगी तो एयर के वेट की वजह से जो फोर्स लगेगा वो यूनिट एरिया पर लगेगा। इसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयर का वेट होता है बच्चों, एयर की डेंसिटी होती है ग्राउंड पर 1.293 kg पर मीटर क्यूब, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.3 kg। यदि हम 1 मीटर क्यूब एयर लें तो उसका जो मास होता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 1.3 kg। आप लोगों ने प्रैक्टिकली देखा होगा जो ट्रक के टायर के अंदर जो ट्यूब रहता है, जब उसमें एयर नहीं होती है तो बहुत लाइट रहता है, लेकिन जब पूरा उसको एयर से भर दिया जाए तो वो हैवी हो जाता है। मतलब एयर का मास होता है और वेट होता है, और उसकी वजह से यहां से लेके 300 किलोमीटर हाइट तक जो एयर कॉलम बनेगा वो एयर कॉलम 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर जितना फोर्स एक्सर्ट करेगा उस फोर्स को अपन बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फोर्स एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर on per unit area of earth surface is called atmospheric pressure। अब बच्चों बात होती है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसको अपन कैसे मेजर करें। एक्चुअली में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए आप सोचेंगे कि सर यहाँ तो वैक्यूम है तो यहाँ प्रेशर 0 हो गया, तो ये डेप्थ आप बता ही रहे 300 किलोमीटर, तो यहाँ पर प्रेशर जो आना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो आना चाहिए PA प्लस P1, PA इज इक्वल टू P1 प्लस H इंटू D इंटू G। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P1 की वैल्यू 0, वैक्यूम के कारण प्रेशर 0 आएगा। H मैं बता रहा हूँ 300 किलोमीटर हाइट, तो 300 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर, डेंसिटी ऑफ एयर 1.293 और G 9.81।
इसको सॉल्व करके देखिएगा, जो भी आपका आएगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू से मैच नहीं करेगा, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू से मैच नहीं करेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एक्चुअल वैल्यू होती है 1.013 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट एनटीपी, नॉर्मल प्रेशर एट नॉर्मल टेम्परेचर। तो आप जब इसको करेंगे तो ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहा है? उसका रीजन है कि मैंने बोला कि जो एयर है वो अप्रोक्सीमेटली 300 किलोमीटर हाइट तक है, फिक्स नहीं है, वेरी करता रहता है। एयर रुकी थोड़ी है, मूव कर रही है। फिर डेंसिटी, तो जो मैं आपको डेंसिटी बता रहा हूँ वो ग्राउंड पर है, हाइट पर जाने पर डेंसिटी चेंज होती है। आपने तो पूरा यूनिफॉर्म मान लिया है, तो इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप इससे कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो फिर किससे करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं बैरोमीटर से। बैरोमीटर means the device which is used for measuring atmospheric pressure। तो इस वीडियो में बच्चों यहीं तक अपन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन डिटेल में पढ़ेंगे बैरोमीटर के बारे में।